नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आज साफ कर दिया कि वो इसी सत्र में बिल पेश करने जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कल सरकार बता देगी कि बिल कब पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन वक्फ बिल को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। दरअसल आज ईद के मौके पर कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। दिल्ली, विजयवाड़ा, जयपुर और भोपाल, इन शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 28 मार्च को रमजान के आखिरी जुमे के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टियां बांधकर नमाज अदा करने को कहा था। ऐसा माना जा रहा था कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार जेडीयू के दबाव में अपने कदम पीछे खींच सकती है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के अगले ही दिन सरकार ने वक्फ बिल पर आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने वक्फ बिल पर सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं जिन्हें तरजीह दी गई है। सवाल ये कि क्या जेडीयू ने इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है? श्री अमित शाह जी के दौरे से और नीतीश कुमार जी से वक्तव्य से सारी स्थिति साफ हो गई है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगा भविष्य में भी, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एनडीटीवी से बातचीत में वक्फ बिल को मुसलमानों के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को आगाह हो जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जी को, जयंत चौधरी साहब को, पासवान जी को, चिराग पासवान जी को और चंद्रबाबू नायडू साहब को 100 बार सोचना पड़ेगा इसके ऊपर वोट डालने से पहले। ये मुसलमान का सबसे बड़ा इशू है। ये काम नहीं हो सकता कि आप मुसलमान के वोट की भी बात करेंगे और इतने बड़े इशू के ऊपर आप साथ भी नहीं खड़े होंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और वक्फ बिल एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता भी वहां पर दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते पटना में मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने शामिल होकर मुस्लिम वोटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि इस मुद्दे पर ना तो जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ किया है और ना ही एलजेपी ने। आखिर बिहार चुनाव के लिए ये वक्फ बिल का मुद्दा इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? इसका जवाब छिपा है बिहार के चुनावी आंकड़ों में। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 20% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 87 विधानसभा सीटें बिहार में हैं और 20% से कम मुस्लिम आबादी वाली 156 सीटें वहां पर हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं में से एमजीबी यानी महागठबंधन को करीब 76% वोट मिले थे। वहीं एनडीए के खाते में करीब 5% मुस्लिम वोट गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 87%, वहीं एनडीए के खाते में 12% मुस्लिम वोट गए थे। 2020 और 24 इन दोनों ही चुनावों में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। ये आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटर महागठबंधन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे और इस ध्रुवीकरण का फायदा एनडीए को हुआ। तो क्या वक्फ बिल पर आगे बढ़ने का एनडीए का फैसला इसी ध्रुवीकरण की कोशिश है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कि बिहार के मुस्लिम मतदाताओं की इस मुद्दे पर क्या राय है। बहुत दिनों से चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ड बिल की। ये वक्फ बिल पे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी भी डिवाइडेड है। पहला बात तो क्या आपको लगता है कि इसका चुनाव में कोई असर पड़ेगा? और अगर वक्फ बोर्ड बिल की बात करें हम, तो वो कितना सही है या कितना गलत है? नहीं, वो तो सरकार का जो नियम है वो 100% गलत है। चूँकि ये मेरा शहरियत के हिसाब से चलता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपका कोई नहीं है, आपने उसको वक्फ कर दिया कि जो यतीम बच्चे हैं उनके तालीम के लिए इदारा खोला जाए, हॉस्पिटल खोला जाए, तो वो तो कौम की संपत्ति है। हमको नहीं लगता है कि आपके घर में हम दखलंदाजी करें।
तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। वैसे गवर्नमेंट का जो रूल है तो नहीं, वक्फ बिल में दिक्कत ये है ना कि वो समझ रहे हैं कि हम वक्फ के लोग, मुसलमान लोग जो है प्रॉपर्टी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। उसके इस्तेमाल उन लोगों ही में हो रहा है जिसकी उसको ज़रूरत है। अब यतीम बच्चे हैं या ये उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी से उनके पढ़ाई का चाहे बाकी इंतजाम होते हैं। हाँ, चाचा कुछ बोल रहे बोल रहे थे कि वक्त वोट के लेके जैसे कि अभी वोट जो गिरेगा इलेक्शन में फ़र्क जरूर पड़ेगा, फ़र्क जरूर पड़ेगा। चुनाव में उसका फर्क पड़ेगा? जरूर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत सा पड़ेगा कि मुसलमान हिंदू मुसलमान खाली किया जा रहा है। बताइए ये कोई मतलब है? हिंदुस्तान के अंदर में सभी के बराबर हक है, सब भाई है। जिससे कोई मेरी प्रॉपर्टी है ना, कोई हमारी प्रॉपर्टी छीनेंगे उसको हम कब्जा करेंगे, कोई दूसरा कब्जा उसको बर्दाश्त करेंगे हम लोग। अगर हम गलत कब्जा किए हुए हैं किसी प्रॉपर्टी पर तो वो गलत है, गलत को गलत कहा जाएगा। बिहार में इस साल चुनाव है, उस पे ये जो मसला है वक्फ बोर्ड वाला मसला, इसका फर्क पड़ेगा आपको दिखता है? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा। कुछ तो फर्क पड़ेगा कि लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके फेवर में नहीं। अब जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट हमेशा बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ उनके हकूक़ के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है तो कहाँ लड़ रहा है? हाँ, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ये चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जो उनके साथ हो, तो उस पर उनके ऊपर से आपका विश्वास कम होगा इससे? ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली कम होगा। आप अगर हमको दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और कल आप मेरे साथ ना होइए तो हमको तो महसूस होगा कि आप मेरे बोल करके भी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तो आपने राय सुनी कि लोगों का क्या कहना है। वो कहते हैं कि बिहार चुनाव में निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता मनीष यादव जी, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, साथ ही मणिकांत ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मनीष जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि सारी नज़रें, सबकी नज़रें जेडीयू के ऊपर हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सुझाव जेपीसी में दिए गए थे जेडीयू की ओर से जो मान लिए गए। क्या जेडीयू समर्थन करेगा इस बिल का जब भी आता है लोकसभा में? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 से जब बिहार की गद्दी संभाली तो बिहार पहले किस चीज के लिए जाना जाता था? हिंदू मुस्लिम झगड़ा, जातीय नरसंहार। नीतीश कुमार जी जब 5 के चुनाव में बिहार की जनता के बीच जा रहे थे तो एक ही बात कहते थे कि ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करेंगे। उस ट्रिपल सी में एक ये भी मामला है और आज तक बिहार में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा है और कोई कहीं भी बिहार में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए लगातार काम करते हैं। कई योजनाएं हैं, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। जहां तक वक्फ की संपत्ति का सवाल है, आप पूरे बिहार के जिलों को छोड़ दीजिए, केवल पटना में आप चले जाइए। पटना के अशोक राजपथ में अंजुमन इस्लामिया हॉल है, उसकी भवन की सुंदरता देखिए। किस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को मल्टीपर्पज के उद्देश्य से वहां पर मैरिज हॉल के लिए, पुस्तकालय के लिए, कई ऐसी चीजों के लिए उस भवन को खड़ा किया। आप हार्डिंग रोड में चले जाइए, हज भवन है, वहां देखिए कितना सुंदर नीतीश कुमार जी ने भवन बनाया। वहां पर पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए राज्य कोचिंग योजना चलाया जाता है जी। और वहां बच्चे पढ़ के विभिन्न प्रकार के परीक्षा में पास करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यकों के हित में खड़े रहे और आगे भी खड़े रहे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इन लोग ये बिहार के मुसलमान में या देश के मुसलमान में या गुमराह करने का विपक्ष के लोग प्रयास कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमें लगता है कि अगर नहीं रहते तो मामला जेपीसी में नहीं आता और जेपीसी में मामला गया। तमाम दल के लोग उसमें शामिल थे, तमाम मुस्लिम संगठन के लोगों से उनकी जो चिंता, उनसे ये पूछा गया। अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री आवास में तमाम मुस्लिम संगठन के शीर्ष नेताओं को बुलाकर उनसे उनकी राय जानी कि इस बिल में आपको क्या दिक्कतें हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जी उनकी बातों को सुनकर जेपीसी में उनकी बातों को रख दिया गया है। और हमें तो लगता है कि वो उनकी बात जो है उस मसौदा में आ भी गई। तो नीतीश कुमार जी के रहते बिहार और देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो पहले की सरकार थे वो उन्हें वोटरों के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी उनके हर प्रकार के उत्थान के लिए काम करते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, सुना आपने मनीष जी कह रहे हैं कि जो भी चिंताएं थी, जो भी आशंकाएं थी, उन्हें रख दिया गया था जेपीसी की मीटिंग में और उन बातों को शामिल भी कर लिया गया है संशोधनों में।
तो साफ तौर पर वो विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे कि विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। ये जो वक्फ का बिल है, ये दरअसल इसमें जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ज़मीन छीन ली जाएगी या सरकार कब्जा कर लेगी, निराधार है। और जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, बिहार में नीतीश सरकार ने काफ़ी कदम उठाए। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि आप गुड़ खा रहे हैं गुलगुल्ले से परहेज। भाई, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी के नेता जेडीयू अब किस मुंह से बात कर रही है कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जिनके साथ वो आज बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, जेडीयू के दम पर वहां सरकार है और सबको पता है वक्फ बिल पर किस तरह विवाद छिड़ा है। सभी लोग एक स्वर से कह रहे हैं ये बीजेपी का वही एजेंडा है जिसमें वो चाहते हैं इस वक्फ बिल के माध्यम से, एक तो ये गैर संवैधानिक है, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अब ये चाहते हैं वक्फ बिल ला करके हम इसमें कहीं पर निगाह है इनका, कहीं पर निशाना, लोगों की जमीन को हड़पेंगे। भाई, आप किसी भी समस्या का निदान मिल बैठकर होता है। जो धार्मिक गुरु हैं, जो भी लोग इसके जानकार हैं, जेपीसी में जो भी विपक्ष के नेता थे उनको बोलना ही नहीं दिया गया, तो सब लोगों को पता। तो एक तरफा मनमानी, हिटलर शाही, तानाशाही, ये कैसे चल सकता है? लेकिन मृत्युंजय जी, जो बात आप कह रहे हैं कि जमीन हड़प ली जाएगी, दरअसल मेरे पास एक बयान आया है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का। वो केरल का उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर एक जगह है मुनाम्बरम करके, वहाँ पे 600 से अधिक परिवारों की जो ज़मीन थी उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहकर उस पर कब्जा कर लिया गया, लीगल चैलेंज दिया गया है। और जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस है वो ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल का जो है समर्थन सबको करना चाहिए, क्योंकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। देखिए, कोई भी अगर क्या करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बिल के पीछे की जो मंशा है वो स्पष्ट दिख रही है। आप नए वक्फ बिल का जिस तरह से बीजेपी ने इस एजेंडे के तहत अपना एजेंडा सेट करने का प्रयास किया है, अब तो जेडीयू, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग अपने को तथाकथित सेकुलर बताते हैं, उनके ऊपर सब लोग देख रहे हैं, ये सवाल खड़े होंगे। हम ये कहां कर रहे हैं? कोई अगर जमीन कब्जा कर लिया, कोई गलत काम कर रहा, उसके लिए कानून है, नियम कानून से देश चलेगा। कोई रहे। ठीक है, मनीष जी के पास आना चाहूंगा। मनीष जी, आप जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। न्याय तो होना चाहिए, अगर कब्जा हुआ है गैर कानूनी तो कब्जा तो हटना चाहिए, लेकिन वक्फ बिल क्यों लाया गया? मंशा क्या है? क्या वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, यह मंशा है क्या? अखिलेश जी, अभी मैं राजद के प्रवक्ता बड़े भाई को सुन रहा था, मैंने आपको क्या बोला कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के पहले वक्फ की संपत्ति की क्या हालात थी कोई देखने वाला भी नहीं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, आप बिहार के हर जिले में चले जाइए और देखिए कैसे नीतीश कुमार जी वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे मल्टीपर्पज उद्देश्य से वहां पर भवन का निर्माण करा रहे हैं। मेरे पास पूरा डाटा है हर जिले का। जरा ये बता दें कि आज जो अंजुमन इस्लामिया हॉल बना है, क्या लालू जी ने वो हॉल बनाया है? क्या कांग्रेस के शासनकाल में वो हॉल बना है? वो वक्फ की संपत्ति है। हार्डिंग रोड में जो हज भवन है वो किसने बनवाया? नीतीश जी ने बनवाया है। तो नीतीश कुमार जी के रहते इन्होंने कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं जी। अरे, इनके शासन काल में तो हिंदू मुस्लिम की झगड़े की संख्या अनेक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में कोई बता दे? कांग्रेस के शासन काल में भागलपुर में इस देश का सबसे बड़ा दंगा हुआ 1989 में, और जब लालू जी सरकार में आए, राबड़ी जी सरकार में आई, तो जो उनके दोषी थे खुलेआम घूम रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आयोग का गठन करके दोषियों को सजा दिलाया, और जो अल्पसंख्यक परिवार भागलपुर छोड़ के चले गए थे
नीतीश कुमार जी फिर से उन्हें वहां बसाया ठीक है। और उन्हें आर्थिक सहयोग दिया। नहीं, ये गलत है। नहीं मृत्युंजय जी, मैं आता हूं आपके पास। मृत्युंजय जी आता हूं। मणिकांत जी काफी देर से सुन रहे हैं सबकी बातें। मणिकांत जी के पास जाना चाहूंगा। मणिकांत जी, ये जो वक्फ का मुद्दा है, आपको क्या लगता है? दिल्ली में चर्चा ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ की राजनीति में वहाँ पर ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और क्या जेडीयू के लिए ये एक बड़ा मुद्दा साबित होगा? क्या जेडीयू को एक तरह से कहें कि कॉर्नर में ले जाने की कोशिश आरजेडी कर रहा है इस मुद्दे को लेकर? निश्चित रूप से विपक्षी दल होने के नाते आरजेडी की ये कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश उतनी कामयाब नहीं होती दिखती है, इसलिए कि यहाँ का जो माहौल बना है, यहाँ जो जिस तरह से लग रहा है कि वक्फ जो है वो चुनावी मुद्दा किस हद तक बन पाएगा, उसके बारे में आप ये अभी के माहौल से ये कह सकते हैं कि उस तरह का नहीं बनेगा कि उससे कोई फ़र्क आ जाए, कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए। और जनता दल यूनाइटेड की जहाँ तक बात है, उसके लिए तो यह वक्फ के मामले में केंद्र सरकार के साथ रहना ये उनकी एक तरह से विवशता भी है, इसलिए कि अगर वो इससे नीतीश कुमार अगर अपने खुद अगर अलग हटते भी हैं या कोई राय अलग रखते हैं तो उनके दल के सारे बड़े नेता उस राय के साथ होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और वैसे भी सब जानते हैं कि नीतीश जी की जो सियासी वक़्त है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो थोड़ी घटी है। अब वैसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे या जिस चीज़ पर दबाव डालेंगे वो मनवा के रहेंगे। लेकिन मणिकांत जी, जो नंबर्स हैं, मुझे लगता है कि ये नंबर्स जो है दिल्ली में, मणिकांत जी जो नंबर्स है दिल्ली में लोकसभा में, उसमें तो साफ दिख रहा है कि नीतीश जी की अहमियत घटी नहीं बल्कि बढ़ी है, क्योंकि उनके समर्थन के बिना तो सरकार चलती नहीं है। सवाल ये कि क्या उनसे बातचीत करके उनकी सहमति लेकर के ही सरकार ने यह कदम उठाया है वक्फ बिल संशोधन लाने का? निश्चित रूप से उठाया है और निश्चित रूप से बात हो गई है, और इसका संकेत पार्लियामेंट में ही नीतीश जी के सांसद दे चुके हैं और वो कह चुके हैं। और यहाँ भी जो देखा गया, जिस तरह से बहिष्कार किया गया यहाँ मुस्लिम संगठनों के द्वारा ईद के ये क्या कहते हैं वो जो इफ्तार पार्टी के लिए, तो नीतीश जी के आमंत्रण पर ये लोग जिन्होंने बहिष्कार किया, लेकिन बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग आए। तो यहाँ तो ये भी जेडीयू की तरफ से यह प्रचारित हो रहा है कि ये गरीब और अमीर मुसलमान का फ़र्क है और उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये सारे मुसलमानों के खिलाफ। संक्षेप में मणिकांत जी, संक्षेप में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, उनके सामने भी तो वही दिक्कत होगी जो नीतीश कुमार के सामने होगी। उनका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, वो वैसे वक्तव्यों में, बयानों में मुखर रूप से ये कहते हैं कि ये इस मसले को तूल देने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी जताते हैं कि वो भी मुसलमानों के हक के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये भी लगे हाथ ये कह डालते हैं कि इस मामले में वो उनका रुख क्या उनके गठबंधन से या एनडीए से अलग होगा। जब ये बात उठती है तो तब ये पता चल जाता है कि उनका साथ किस हद तक एनडीए को मिलेगा, और इस मामले में वे दोनों भी इससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, मेरा यही मानना है। जी, मनीष जी के पास जाना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी, जो बात मणिकांत जी कह रहे हैं कि शायद बहुत बड़ा मुद्दा ना बने बिहार चुनाव में, क्या ये भी एक कारण है कि जिसके चलते जेडीयू समर्थन दे रही है? नहीं, देखिए, मणिकांत जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की ताकत घट गई। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति, आज भी नीतीश कुमार जी ही उसके केंद्र हैं। आज भी आप राज्य की राजनीति की चर्चा करिएगा तो नीतीश कुमार जी होंगे, या केंद्र में भी चर्चा करिएगा तो नीतीश कुमार जी होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के पहले भी एक बिहार और देश में एक परसेप्शन तैयार किया गया था कि जनता दल यू इस बार कमजोर हो जाएगी और अन्य पार्टियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जब परिणाम निकलकर सामने आया तो सबके सामने कि नीतीश कुमार जी आज भी उसी शक्ति के साथ बिहार में खड़े हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अब वो नीतीश कुमार जी की ताकत नहीं है कि इनके नेता इनकी बात मान लें। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के एक ही नेता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, और वो जो उनका लाइन होता है वो पार्टी का लाइन होता है। हमारे पार्टी में कभी भी आपने कोई टूट फूट नहीं देखा होगा। हमारे सभी पार्टी के लोग अनुशासन में काम करते हैं। मणिकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष जी, और उनको बहुत
करीब से उन्होंने देखी है बिहार की राजनीति, तो उनका अपने एक ऑब्जर्वेशन था। खैर बहरहाल मैं मानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं अखिलेश जी कि मैं इनके बातों से सहमत हूं। हमें जो लगता है कि नीतीश कुमार जी आज भी उसी ताकत के साथ खड़े हैं बिहार में। मृत्युंजय जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी, क्योंकि मणिकांत जी का साफ तौर पर मानना है कि ये कोई बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा नहीं बनने जा रहा, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। देखिए, मुद्दा तो तेजस्वी यादव जी ने सेट कर दिया था 2020 में ही, नौकरी का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये तो सबको पता है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर अपनी सियासत की रोटी सेकते हैं वो तो चाह रहे हैं, इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक ही मणिकांत ठाकुर जी ने कहा, ये तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको नजदीक से देखे हैं, राजनीति को समझते हैं। पूरी तरह से अब बीजेपी की सबके सामने आदरणीय नीतीश कुमार जी नतमस्तक हो चुके हैं। अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उनकी पार्टी तोड़ने में बीजेपी लगी हुई है, उनको कुर्सी से बेदखल करने में लगी हुई है। मृत्युंजय जी, टिप्पणी आपकी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति में किसी को भी आप खारिज नहीं कर सकते, किसी को भी आप कम, छोटा, बड़ा ये नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति में कब पासा पलट जाए कोई कह नहीं सकता। नीतीश कुमार जी की अब वो स्थिति नहीं है जो आज से 10 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। चलिए बहरहाल ये आप, बहरहाल मृत्युंजय, शुक्रिया आपका, मनीष जी आपका भी, और मणिकांत जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ही वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा। अब देखना हो कि एलजेपी हो या जेडीयू हो, इन पार्टियों का इस पर क्या स्टैंड रहता है। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।